स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएफ इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करेंगे जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला लिया गया है, जिसका नाम है खनिज रॉयल्टी। कि जो खनिज रॉयल्टी है वो किसके मतलब कौन सी सरकार के अंडर में जो गया है और इसके ऊपर रॉयल्टी के ऊपर किसका अधिकार जो है वो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जो भी सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा फैसला लिया गया। तो उनके द्वारा अभी ये जो केस है मतलब ये जो टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो खनिज संपदा है उसको राज्यों द्वारा वसूले जाने वाली रॉयल्टी को कर ना मानते हुए इसे ये कहा गया है कि इसे राज्यों को वसूलने का अधिकार दिया गया है। मतलब अब इसके ऊपर मतलब ये है कि जो चीज़ें अभी जो राज्यों के ऊपर बताया गया था जो खनिज रॉयल्टी है, तो इसके ऊपर राज्यों का अधिकार बताया गया है कि जो राज्य हैं उनको इसको जो वसूलने का अधिकार जो है वो राज्यों को दिया गया है। और यह भी साफ किया है कि अपने क्षेत्र को कि इस भी जो है भू संपदा पर उनका पूरा अधिकार है, जो उनकी भू संपदा होगी उसके ऊपर पूरा अधिकार है। जैसे कुछ स्टेट्स होंगे, तो जब कुछ स्टेट्स होंगे, कुछ राज्य होंगे जिनकी ज़मीनों में कुछ ना कुछ खनिज उत्पादन मिलते हैं। जिस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं झारखंड का, ऐसे राज्य हैं जिनमें खनिज संपदा, जैसे हमने कभी अपनी 9th क्लास इन सब जो एक 9th क्लास है 9th या 10th में भी एक टॉपिक है जिसमें इस सब टॉपिक से रिलेटेड बात है कि कहाँ पर आपको जैसे माइनिंग है, जहाँ पे कोल्स की मतलब इन सब तरीक़ों की खान है। झारखंड का नाम जो सबसे पहले आ जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब का नाम पहले आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो अब ये एक बात थी सामने कि अगर जैसे उस राज्य के कोई भी खनिज जो है उत्पादन होते हैं, मतलब कोई भी खनिज अगर जैसे वहाँ पे मिलता है, उनकी ज़मीन में मिलता है, तो उसके ऊपर अधिकार किसका होगा। तो अब ये जो है एक केस जो चल रहा था अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका फैसला लिया गया है कि उसके ऊपर राज्यों का जो है अधिकार होगा। तो ये बातें कही जाए, जैसे उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इस तरीके के राज्य जो आ जाते हैं, तो जिनमें मतलब ज़मीनों में खनिज जो है वो चीज़ें मिलती हैं, खनिज मिलती है। तो इसमें ये कहा गया है कि इस ताज़ा फैसले में संसद द्वारा 1957 के खनिज व खान जो 1957 के खनिज व खान अधिनियम के अनुसार एक कर है और जिसे राज्य सरकारें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लगा सकती। तो एक 1957 का एक अधिनियम था, तो ये इसमें कहा गया था कि जिसमें राज्य सरकारें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लगा सकती। तो इसमें संसद का अधिकार बताया गया है कि संसद जो है, तो संसद के द्वारा फैसला लिया गया, इसमें राज्य जो है वो अपने खुद से कर जो है वो नहीं लगा सकती। और कर तय करने का जो है, जो कर तय करने में केंद्र सरकार की भूमिका को भी अलग नहीं कर रखा जा सकता। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है उसमें जो अभी राज्य को रॉयल्टी वसूलने का पूरा अधिकार संसद द्वारा बनाया गया 1957 का कानून विभिन्न उपधाराओं में बताता है। तो ये कानून जो इसमें बताया गया, तो अब मतलब ज़रूरी था तो कि राज्य को अलग से इसके मतलब राज्य को अधिकार देना, क्या राज्य के पास जो इतना जो रिवेन्यू आता है, तो जो राज्य के पास जितना रिवेन्यू आता है, तो उनके सोर्सेज कम है, क्या राज्य को किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है या फिर राज्य के पास ऐसे सोर्सेज नहीं है कि जहाँ से उसके पास रिवेन्यू जनरेट होता। तो ये मतलब बातें कही जा रही है कि मतलब ये सब चीज़ें हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉपिक हैं और कि केंद्र के पास ज़्यादातर जो है रिवेन्यू के टॉपिक मतलब रिवेन्यू की जो चीज़ें हैं जहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है, तो ज़्यादातर जो लिस्ट में जो ये चीज़ें होंगी मैटर ज़्यादातर केंद्र की सरकार में रखी गई हैं। तो राज्य जो सरकार है उसको ज़्यादातर केंद्र के आगे जो रिवेन्यू जो होता है तो उसको केंद्र से डिमांड करनी पड़ती है किसी सोर्सेज के लिए। जैसे किसी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी हो, ज़्यादातर डेवलपमेंट करना हो, तो उसको केंद्र के सामने ये सब चीज़ें मांगनी पड़ती हैं कि भाई हमारे पास रिवेन्यू की कमी है, रिवेन्यू थोड़ा सा जनरेट केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें यानी कि उनका जो निर्भर है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। तो ये भी कहा जा रहा है कि देश भर में वस्तु व सेवा कर, जिसको कहा जाता है जीएसटी शुल्क जो है वो प्रणाली लागू हो जाने के बाद राज्यों के पास राजस्व उगाही के बहुत सीमित अधिकार रह गए। जैसे जीएसटी लागू हुआ था तो ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो राज्य हैं उसके पास बहुत ही सीमित जो है वो सोर्सेज रह गए, अधिकार रह गया, जहाँ से उनको राजस्व जो है वो जिसको कहते हैं रिवेन्यू वगैरह मिल सके। तो जीएसटी लागू होने के बाद राज्य बिक्री कर प्रणाली समाप्त हो जाने के बाद राज्य केवल मादक
जो है पदार्थों जैसे मदिरा या वह पेट्रोल या फिर डीजल पर ही बिक्री कर लगा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे ही टॉपिक जो नॉर्मली कुछ छोटे मतलब ये टॉपिक्स हो गए, इस पर ही जो है वो बिक्री कर लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो है जीएसटी के बाद ज़्यादातर टॉपिक्स वो हैं केंद्र के अंडर में थे, तो केंद्र जो है उन पर कर लगा सकते थे। तो उनके आय के साधन लगभग सूखे से हो गए थे और उन्हें जीएसटी में अपने हिस्से के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता था। तो उनको ज़्यादातर डिपेंडेंसी थी उनकी केंद्र के ऊपर थी। जैसे किसी कोई भी एक्टिविटीज़ करनी हो, किसी तरीके का कोई कार्य करना हो, तो वो केंद्र के ऊपर जो थे वो निर्भर थे। और ऐसे माहौल में यदि खनिज संपदा में से भरपूर राज्यों को अपने मन मुताबिक खनिज संपदा पर रॉयल्टी तय करने का अधिकार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ये कहा जा रहा है कि अगर जैसे अब जिस तरीके से हुआ है कि जो राज्य हैं उनको उनकी जो खनिज रॉयल्टी है उनके ऊपर अधिकार मिलेगा, तो अपने मन मुताबिक जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी हो तो केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो ये विडंबना ही थी, मतलब ये कहा जा रहा है। तो ऐसे माहौल में मतलब अपने मुताबिक कर सकते हैं। और यह विडंबना है कि जिन राज्यों में खानों या खजानों संपत्ति का भंडार है वह देश के करीब राज्यों में शुमार होते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें काफ़ी सारी जो है खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं है। और उसके बाद भी एक लाइन बताई गई है कि वो मतलब इसमें रहने वाले लोगों को अमीर धरती, गरीब लोग उनको कहा जा रहा है इस तरीके से। तो अब जिस तरीके से ये टॉपिक है जो खनिज रॉयल्टी है, अब ये राज्य के अंडर में बताया जा रहा है, राज्य का अधिकार बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो अपने मतलब केंद्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम बताया जा रहा है। और ऐसे राज्यों में नक्सल और जब उस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी जब राज्य के पास ज़्यादा राजस्व नहीं बताया गया था, तो ऐसे राज्यों में नक्सलवाद की जो समस्या थी वो ज़्यादा पैदा होती थी। तो इनके अपने अलग ही कारण हैं और जिनकी समीक्षा अलग से की जा सकती है। और अब ये कहा जा रहा है कि और अगर जैसे कि खनिज रॉयल्टी राज्य के पास आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अंधाधुंध इन सब चीज़ों को मतलब वेस्ट करेगी। तो ये अंधाधुंध तरीके से खनिजों पर रॉयल्टी वसूले, उन्हें मतलब ऐसा करते हुए देश का हित का भी ध्यान रखना होगा। तो देश का हित का ध्यान भी उनको रखना होगा कि मतलब ये नहीं है कि उनको खनिज रॉयल्टी उनको मिल गई है तो अंधाधुंध जो खनिज है उनका इस्तेमाल होगा, मतलब अंधाधुंध उनको वेस्ट किया जाएगा, इस तरीके से नहीं है। तो उनको चीज़ों को बताना होगा कि ताकि देश का उसमें उन्नति वगैरह प्रवृत्ति हो, उन्नति वगैरह देश के हित के लिए वो इस्तेमाल किया जाए, अंधाधुंध उनको इस्तेमाल ना किया जाए। क्या और भी ज़्यादा फ़ायदे जो हैं, इससे क्या और फ़ायदे होंगे कि राज्य को ये अधिकार मिल जाने से उनमें प्रतियोगिता का माहौल होगा। जैसे बाकी राज्य से वो अपने आप को कंपैरेटिव जो है कर पाएंगे, बाकी जगह से कंपैरिजन भी कर पाएंगे। और अगर राज्य मजबूत होगा तो राज्य के साथ साथ केंद्र भी मजबूत होगा और जिसका असर पूरे औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ेगा और उत्पादित वस्तुएं महंगी जो है हो सकती है। और साथ ही राज्यों को अपने नागरिकों के हित का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको खनिज रॉयल्टी उनका अधिकार हो गया है तो वो जो बाकी जो लोगों के हित के बारे में सोचे ना, तो उनको लोगों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। तो ये कहा जा रहा है क्योंकि रॉयल्टी अधिकार मिलने से उनके राज्यों के लोग भी अमीर होने चाहिए। मतलब रॉयल्टी का अधिकार मिल गया है तो उनके जितने राज्य के लोग होंगे उनको भी अमीर होना चाहिए, मतलब अच्छी खासी लाइट जो है वो साथ ही उन्हें राज्य के जितने भी आदिवासी होंगे उनके अधिकार का भी हनन ना हो। मतलब ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर जैसे वो किसी भी तरीके की माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो जो आदिवासी वहाँ लोग हों उनका भी हनन जो है, उनके अधिकारों का हनन ना हो। ये सब चीज़ें उनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जल जंगल ज़मीन पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है। और 1989 के 7 न्यायमूर्ति के फैसले में तो यह भी कहा गया है कि संसद यदि चाहे तो राज्य को रॉयल्टी वसूलने से बेदखल तक कर सकती है, परंतु ताज़ा फैसले में स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। मतलब ये संसद का अधिकार बताया गया था कि संसद जो है जैसे राज्यों का अधिकार दिया गया था, तो 1989 के तहत जो है वो संसद इन राज्यों के ऊपर से जिनका अधिकार है उसको बेदखल भी कर सकती है। लेकिन अभी हाल ही में इतना पुराना जो चीज़ें हैं, इतिहास जैसे कहा जा रहा है कि इतिहास बदल गया है, तो ये पूरी तरीके से बदल गई है। अब यह राज्यों की जिम्मेदारी बन गई है कि वे अपने प्रदेशों के आदिवासियों के हित का इस प्रकार ख्याल रखें कि उनकी जिम्मेदारी, उनकी हिस्सेदारी भी जल जंगल ज़मीन पर तय हो सके। तो ये फैसला अभी से लिया गया है। ओके, तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अब हमारे इस सेक्शन में मतलब ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन भी होता है जिसमें आप इस चैनल की मेंबरशिप जो है वो भी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर के लिए प्रेफरेंसेस जो है वीडियोस बनाई जाती है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से उनके लिए वीडियोस बनाई जाती है। उसी तरीके से मेंबर्स के बनने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप जो है इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल भी है जहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।